हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पोलैंड जो वर्क वीज़ा वर्क परमिट प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट। वो वुडशिप ऑफिस से आपको जो वर्क परमिट प्रोवाइड किया जाता है, उसमें नए अपडेट क्या है 2023 में, जो भी रिसेंट अपडेट आया इसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा आगे वीडियो में। मैं इससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अभी जो पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ कि सैलरी कितनी होनी चाहिए आपके वर्क परमिट में ताकि आपका यहाँ से वीज़ा अप्रूव हो जाए। एक जो बेसिक सैलरी ग्रोथ सैलरी होती है, कुछ अमाउंट होता है उसका, जो गवर्नमेंट है हर 3 महीने में उसको रिवाइज करते रहती है। अगर आपका जो वर्क परमिट आपको मिल रहा है अभी, उसमें अगर उतनी सैलरी नहीं है तो वीज़ा लगने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो आपका जो नॉर्मल खर्चा होता है, जो बेसिक एवरेज सैलरी होती है, जो मिनिमम सैलरी, उससे ऊपर ही आपकी सैलरी होनी चाहिए, तभी जो फॉरेन वर्कर को लोग इन्वाइट कर पाते हैं। अदरवाइज़ आपको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो जाती है रहने में, आपका एक्सपेंस उतना मेंटेन नहीं हो पाता। इसलिए जो गवर्नमेंट है वो वीज़ा प्रोवाइड करती नहीं है। तो मैं आपको बताऊँगा कि क्या अभी करंट रेट चल रहा है। इसके अलावा आपको मैं टैक्सेशन पॉलिसी के बारे में बताऊँगा। अगर आपको सैलरी, जो ग्रॉस सैलरी है, उसमें आपका कितना टैक्स कटेगा मंथली बेसिस पे, और आपको ईयरली बेसिस का क्या सिनेरियो रहता है इसमें। और इसके बाद आप, अगर आपका एक बार वर्क परमिट एक्सपायर हो जाता है तो आप कैसे रिन्यू करें, और पीआरसी के लिए कैसे अप्लाई करें, मैं सारे स्टेप्स आपको बताऊंगा अगर एक बार आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो। उसके बाद के कुछ नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है जो भी रिसेंटली आई है, और जो वर्क परमिट अप्लाई करना होता है भी, उसके जो मेथड हैं वो कैसे चेंज हो गए हैं उसके लिए भी बताऊंगा, उसमें कितना कम टाइम ड्यूरेशन लग रहा है। वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप पूरी फैच कर सकें इसमें से, ताकि आपको कोई इशू ना हो। अगर आप अपनी फ़ाइल बना रहे हैं तो उसमें आपको मेन चीज़ देखनी है, अदरवाइज़ आप इतने पैसे खर्च करेंगे कुछ फ़ायदा नहीं होगा उसका, वो पूरा आपका टोटल लॉस जाएगा अगर एक बार आपका रिजेक्शन आ जाता है तो। इंडिया में अभी फॉर अ टाइम बिंग जो करंट सिचुएशन चल रही है उसमें, अगर अब एक बार आपका रिजेक्शन आ जाता है पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 3, और जो पॉइंट नंबर आपका 9 है, अगर इसमें आपका रिफ्यूज़ल आ रहा तो बहुत मुश्किल हो रहा कि दोबारा अपील करके आपको दोबारा वर्क वीज़ा मिले। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अपनी जो फाइलिंग वगैरह है बहुत स्ट्रॉन्ग बनाओ पहले ही, ताकि आपको रिफ्यूज़ल ना आए और आपको फर्स्ट टाइम पे ही वीज़ा प्रोवाइड कर दिया जाए। क्योंकि एक बार अगर आपका वर्क परमिट, जो भी वर्क वीज़ा है, अगर रिजेक्ट हो जाता है तो पूरा टोटल लॉस है 1.5-2 लाख रुपए का, अगर आपने इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी से अप्लाई किया है। अगर इंडिया में आपने अप्लाई किया तो आपका एजेंट बोलेगा आपसे थोड़े पैसे और लेगा, 25-30 हज़ार रुपये जो भी पैकेज के अंदर है। वो कहते हैं कि दोबारा आपका रीअपील करा देते हैं, और अगर आपका रिपील होगा तो उसके बाद चांसेस होते हैं कि आपका वीज़ा मिल जाए, पर ऐसा बहुत कम हो रहा है। उसमें आपका 4-5 लाख रुपए पूरा डूबेगा, इसमें कोई श्योरिटी रहती नहीं है। उसके अलावा वो लोग भी कह के देते हैं कि उनकी कोई वीज़ा की गारंटी नहीं रहती है। इंडियन एजेंट से मैंने भी बात करी थी पहले, उन लोगों ने मेरे को बोला था कि अभी जो वीज़ा रिफ्यूज़ल रेट बहुत ज़्यादा हाई है, अभी आप थोड़ा टाइम रुक जाएं। पर मैंने फिर उसके थोड़े टाइम बाद इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट एजेंट से बात करके अपना वीज़ा अप्लाई कर लिया था। जब मैंने यहाँ के रिक्रूटमेंट एजेंट से बात करी थी, उन लोगों ने 3.5-4-5 लाख रुपए बोला था, और सेम प्रोसेस का। जो इंडिया की वेल नोन इमिग्रेशन जो कंसल्टिंग फॉर्म है, मेरी उनसे बात हुई थी, नाम तो नहीं लेना चाहूँगा उनका मैं, पर उन लोगों ने भी सेम आप सॉल्यूशन प्रोवाइड किया। पहले एक बार अगर आप यूरोप के लिए बात करते हैं तो वो लोग सबसे पहले आपको दूसरी कंट्री के बारे में, दूसरी कंट्री में अप्लाई करो कहते हैं। वो लोग सबसे पहले कहते हैं कि आप यूरोप क्यों जाना चाहते हैं, इससे पहले आप दूसरी कंट्री में अप्लाई कर लें, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अदर लोकेशन है। पर अगर यहाँ पर कोई अप्लाई करते हैं तो चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं इनके। और जो नॉर्मल प्रोसीजर है, यहाँ पे पीआर के लिए फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज जो नॉर्मल वर्क वीज़ा पे जाते हैं वहाँ 12-13-15 लाख के अप्रॉक्सीमेटली यूके का वीज़ा इतने पैसे लोग चार्ज करते हैं। वर्क वीज़ा उसमें भी मिल जाता है, पर जो चार्जेस हैं बहुत ज़्यादा हाई हैं। उतना पैसा रिकवर वहाँ भी बहुत टाइम लगेगा अगर इतना पैसा अगर रिकवर होने में। और मेरे को लगता है कि अगर इंडिया में कोई 6-7 लाख रुपए अगर यहाँ से एजेंट ले रहा है प्रोसेस के लिए, तो 6-7 लाख रुपए में बाहर जाने से बढ़िया वो इंडिया में ही कुछ बिजनेस सेटअप कर लेगा। जैसे पोलैंड का भी देख रहा हूँ मैं, पोलैंड में भी 6-7 लाख रुपए ले रहे हैं यहाँ से एजेंट लोग, पर इसका कुछ फ़ायदा नहीं है। 7 लाख रुपए अगर आप पे भी करते हैं तो पोलैंड के अंदर तो एक साल में रिकवर करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। पोलैंड की जो सैलरी है ज़्यादा से ज़्यादा 80-90 हज़ार रुपये, आप ओवर टाइम करोगे इतना कमा लोगे। उसके अलावा पोलैंड में ज़्यादा सैलरी नहीं है, ये आपको भी पता होगा। जो आपको नॉर्मल सैलरी पे करी जाती है अप्रॉक्सीमेटली अराउंड है 50 से 60 हज़ार के बीच में, जो आपकी सैलरी स्लैब अभी आया है। जो भी रिसेंट सैलरी है 3600 PLN है। और भी किसी किसी लोगों को, जो किसी का वर्क परमिट आया उसमें इन लोगों ने मेंशन करी, अदरवाइज जो करंट सैलरी चल रही है 3490 ज़्लॉटी अभी सैलरी अभी नहीं लोग पे कर रहे हैं लोग। तो मैं अभी अभी वीडियो को आगे थोड़ा लेंदी बनाने से बढ़िया है कि मैं आपको जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर लूँ। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो तो खैर बाद में भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। जो भी जो गवर्नमेंट है, अगर आपका वर्क परमिट आता है, सबसे पहले अब पूरा आपको मैं पूरा एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि लास्ट टू लास्ट मंथ क्या हुआ था। अभी पिछले साल 2022 के टाइम पे जो सैलरी थी 2700 PLN आपकी पर मंथ की थी, और 27,000 एनुअली ज़्लॉटी आपका सैलरी जो पैकेज था वो वर्क परमिट में होना चाहिए था। फिर उसके बाद ये सितंबर वाले टाइम पे पूरी बड़ी, सितंबर में 2800 ज़्लॉटी कर दी गई थी। और अभी जनवरी वाला जो अपडेट आया था
दिसंबर, हाँ, दिसंबर वाला अपडेट में उसकी अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 3000 समथिंग के अराउंड थी। और जो अभी जो रीसेंट चल रहा है 3490 तक का है। 3490 अभी रिवाइज़ हो रही है जनवरी वाले टाइम पे सैलरी। अगर आपका जो परमिट है उसमें 3490 आपकी सैलरी होनी चाहिए मिनिमम, जो ग्रॉस सैलरी आपकी मेंशन करे रहते हैं। जो मेरा वर्क परमिट है उसमें 3600 ज़लोटी उन लोगों ने मेंशन करी है। अब इसमें एक थोड़ा एडवांटेज ये रहता है कि थोड़ा वर्क वीज़ा, अगर दो कैंडिडेट है सेम प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं, अगर कोई और कैंडिडेट है उसका सैलरी पैकेज कम है वर्क वीज़ा में, जो आपका वर्क परमिट आता है, अगर उसका सैलरी पैकेज है 3200 है, तुम्हारा 3100 है, 3490 है और मेरा 3600 है, अगर मेरे सारे डॉक्यूमेंट सही हैं तो मेरे को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी कि जो मेरा वर्क वीज़ा लग जाए करके। और जो अभी जो मेरे को प्रोवाइड किया 3600 जलौटी में उन लोगों ने प्रोवाइड किया है, वो सैलरी थोड़ी बढ़ के है मेरी, क्योंकि जून वाले टाइम पे जो नया दोबारा सैलरी रिवाइज होगी उसमें 3600 जलौटी होने वाली है। अगर आपका जो भी वर्क परमिट आया जून से पहले पहले अगर आप अप्लाई करेंगे तो 3490 भी अगर आपकी सैलरी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर 3490 से कम है तो अपने जो आपका एम्प्लॉयर है, जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है, उससे बात करें। अभी के टाइम पे 3490 जलौटी से आपकी सैलरी कम है तो उनसे बोलो कि जो वहाँ का जो एवरेज सैलरी अभी बेसिक सैलरी चल रही है 3490 है, आप इसको रिवाइज़ करके दें। अदरवाइज़ रिजेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, वो लोग रिवाइज़ करके भी दे देंगे, कोई ज़्यादा इशू नहीं रहता। अगर वर्क परमिट में है तो मेरे को लगता है थोड़ा मुश्किल होगा, वो लोग इसको रिवाइज़ करके नहीं देंगे। पर ये बात उन पे रखना, आपकी 3200 जलौटी है जिसकी 3190 जलौटी जिसकी सैलरी, उसमें रिजेक्शन के चांसेस आए हैं। अब इसमें बताता हूँ जो टैक्स स्लैब क्या करता है आपका 3490, और अभी जो मेरी तो 3600 जलौटी है। अगर मैं जून के बाद भी जून जुलाई अगस्त सितंबर के टाइम पर दोबारा रिवाइज़ होगी अगस्त सितंबर में, तब तक मैं एक बार अप्लाई कर लूँगा, तब तक स्लॉट्स तो ओपन हो जाएंगे मेरे को लगता है, तो मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं होगा। अप्रैल अभी 2-3 महीने हैं मेरे अंदर, मेरे पे 2-3 महीने हैं, तो अभी मैं अप्लाई कर सकता हूँ। जून के बाद भी अप्लाई कर सकता हूँ, सितंबर तक का मेरा टाइम ड्यूरेशन है, तब तक मैं एक बार अप्लाई कर ही लूँगा इसमें। और इसके अलावा आपको बताना चाहता हूँ जो टैक्स स्लैब है कितना कटता है। 17% आप अनस्किल्ड वर्क में आपका जो इनकम टैक्स कटता है। और इसके अलावा जो आपका जो एडिशनल बेनिफिट है, मेडिकल कवरेज है, जो आपका रिटायरमेंट फंड जाता है, पीएफ जिसको इंडिया में पीएफ बोलते हैं, तो वहाँ पे भी अलग का एक नॉर्म होता है। उसके अंडर आपके जो कुछ अमाउंट डिडक्ट होगा, अगर जब आप रिटायर होते हैं लॉन्ग टर्म में, फिर आपको पैसा मिलता है। आप उसको जैसे ही आपका वर्क परमिट खत्म होता है आप एक्सटेंड कर सकते हो उसको। मेरे को लगता नहीं है अगर कोई जाता है वहाँ पे 1 साल के लिए, तो मेनली बहुत यूरोप में कम ही लोग जाते हैं। अगर जो लोग भी 1 साल का वर्क परमिट लेते हैं तो फिर उसको रिन्यू करते ही हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप अगर इंटरनेशनल एजेंट से बात कर रहे हैं, आपने इंटरनेशनल एजेंट से अपना रिज्यूमे बनाया, कवर लेटर बनाया, अपनी फाइलिंग कराई। अगर आपने इंटरनेशनल एजेंट से करी है तो आप उनके कॉन्टैक्ट में रहते हैं वहाँ जाके भी, अगर आगे टीआरसी फाइल करने में आपकी हेल्प कर देते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं होता। अगर इंडिया अपने इंडियन एजेंट से अगर अपनी फाइल बनाई है तो वहाँ जाके आप कोई इंटरनेशनल कंसल्टेंसी पकड़ सकते हैं, वो लोग आपका सारा काम कर देंगे टीआरसी फाइल करने में। खुद भी कर सकते हैं पर उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। अगर आप एक इमिग्रेशन लॉयर के थ्रू अपना टीआरसी फाइल करते हैं 3 महीने बाद, तो थोड़ा ईजी हो जाता है प्रोसेस। अगर कोई प्रोफेशनल आदमी करे तो उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहता है, ये तो हमको नॉर्मल बात है, हम लोगों को पता ही है। अगर कोई वेल नोन पर्सन प्रोफेशनल उस डोमेन में अगर वो हमारा फाइल करे तो जल्दी कर देगा। अगर हम खुद करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, ये तो एक नॉर्मल सिनेरियो है। इसके अलावा बताना चाहता हूँ जो आप अगर इसके बाद जो दूसरी चीज़ है, अगर आपका 1 साल में जैसे वर्क परमिट एक्सपायर हो जाता है तो आपका जो एम्प्लॉयर वर्क परमिट फाइल करता है 2 तरीके से फाइल करता है। एक तो होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से, दूसरा होता है ट्रेडिशनल मेथड से। जो ट्रेडिशनल मेथड है उसका मतलब होता है कि आप वो जो आपका एम्प्लॉयर है बाय कुरियर वॉयवुडशिप में आपका डॉक्यूमेंट भेजता है, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडियम ऐसा होता है कि डायरेक्ट आपके डॉक्यूमेंट रेडी है, ईमेल के थ्रू उनकी वेबसाइट में वो लोग भेज देते हैं। और इसमें अगर ईमेल के थ्रू जो वर्क परमिट आता है इसमें थोड़ा कम टाइम भी लगता है, क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉनिक पूरा प्रोसेस है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस में ऐसा होता है जैसे आप अगर वॉयवुडशिप ऑफिस में आपका वर्क परमिट जनरेट हो जाता है तो सेम डे आपको जो एम्प्लॉयर है उसको ईमेल के थ्रू भेज देंगे, वो आपको रिसीव हो जाएगा और आप यहाँ सबमिट कर सकते हैं। नई चीज़ ये है। और आपको बताना चाहता हूँ अब जो 2023 में वर्क परमिट प्रोसेस हो रहा है इसमें थोड़ा कम टाइम लग रहा है, 1.5-2 महीने में भी आ जा रहा है। पहले ऐसा होता था कि 3 महीने का टाइम ड्यूरेशन लग ही जाता था। अभी 1 से 2 महीने के अंदर भी जो इलेक्ट्रॉनिक वाला वर्क परमिट है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू जो प्रोसेस कर रहे हैं, इसमें कम से कम 1.5-2 महीने में आ जाते हैं। हालांकि कहते हैं कि दोनों बराबर ही टाइम लगता है, पर 1.5-2 महीने में आजकल अभी जो वर्क परमिट आ जा रहे हैं। और ये डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे पोलैंड के अंदर भी ऐसा होगा, जो मेजर सिटी होंगी वहाँ का थोड़ा जल्दी प्रोसेस हो जाएगा। जो अंदर वाली जैसे जो थोड़ा सबर्ब में होंगी सिटी, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। जैसे इंडिया में भी आपने प्रोसेस देखा ही है, अगर आप बीएफएस ऑफिस में कहीं जो सैटेलाइट सेंटर में जाते हैं, जयपुर हो गया, कोई अदर लोकेशन है, अगर यहाँ पर वो अपनी फाइल सबमिट करता है तो 2 दिन आपकी जो मेन ऑफिस में आने में टाइम लगता है। ये सेम प्रोसेस वहाँ के लिए भी फॉलो होता है। अगर आप मेन कंट्री के लिए, जैसे कंट्री में जैसे आप पोलैंड के अंदर जो मेन सिटी है वॉर्सो क्राको इनके लिए अप्लाई करता है तो आपका बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़ इन पोलैंड। और बाकी है सैलरी स्लैब का जो मेन सिनेरियो था, इसके रिगार्डिंग आपको बताना था। आपकी जो अभी एवरेज सैलरी कितनी होनी चाहिए, आपके कंसल्टेंट ने भी आपको नहीं बताया होगा अभी क्या रेट चल रहा है अभी वहाँ पे।
जो एवरेज सैलरी का 3490 अभी है। आप इस चीज़ को नोट कर लें, अपना वर्क परमिट ओपन करें, उसमें देखें कि आपकी सैलरी कितनी है। तो 3490 और 3600 है, तो अभी के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जून तक का अगर आपका 3490 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जून के बाद फाइल करेंगे फिर उसमें भी इशू आ जाएगा आपका, फिर 3600 होनी चाहिए आपकी सैलरी, क्योंकि 3-3 महीने में वहाँ पर वो सैलरी रिवाइज होती रहती है। अगर आप जाएंगे तो आपकी भी सैलरी 3 महीने में बढ़ते रहेगी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। 3-3 महीने में जो उनका स्लैब है वो चेंज होते रहेगा। और अकोमोडेशन अगर आपको मिलता है तो ज़्यादा प्रॉब्लम होता नहीं है, क्योंकि मेन चीज़ है अकोमोडेशन की। 3-3.5-4 हज़ार रुपये, 4 हज़ार ज़लोटी के अंदर का अकोमोडेशन है वहाँ पे। अकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड करी तो आपका सारा सेविंग होता है। 60-70-80 हज़ार रुपये आप सेव कर सकते हैं पूरा। और टाइम करेंगे तो क्या होता है, लाख रुपये तक अभी आप सेव कर लें, और फिर बाद में वहाँ जाके जॉब चेंज कर सकते हैं। बहुत अदर ऑप्शन होते हैं। अगर एक बार आप कहीं नई कंट्री में रिलोकेट कर लेते हैं तो फिर तो बहुत ऑप्शन हमको पता चल जाते हैं। इंडिया से रह के हमको उतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि हम वहाँ 1% लोगों को जान नहीं रहेगा। 10 लोगों के साथ काम करेंगे तो हमको पता चलेगा कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ ओपन हो रही, कौन सी कंट्री सही है। तो वहाँ जाके और थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज होगी आपको, और फिर आप चेंज कर सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों आपको इतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी। अगर कोई क्वेरी होंगी तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।